हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 द अपील टू अथॉरिटी 1650 टू 1800 पार्ट 3 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए और सभी पोर्शंस को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी भी बार आप वीडियोस देखेंगे एमसीक्यू वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं इनमें, तो उतने ही चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडमंड बोल्टन की प्रपोज की हुई एक इंग्लिश एकेडमी की, जिसका एंड हो गया था जेम्स वन के ही एंड के साथ, उनकी डेथ के साथ। एंड दीज वर दी प्रोमिनेंट राइटर्स हु कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बात करना जॉनथन स्विफ्ट के प्रपोजल के बारे में। With the example of Richelieu and French Academy doubtless in his mind, Swift addressed a letter in 1712। कौन सी ईयर में स्विफ्ट ने लेटर लिखा था, किसको लिखा था? टू द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, लॉर्ड ट्रेजरर ऑफ इंग्लैंड, जिनका नाम था रॉबर्ट हार्ली। And it was published under the title A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue। याद रखना है आपको, नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, किसने लिखा था, किसको एड्रेस किया गया था। All that you need to learn by heart। देखिए क्या लिखा गया था इस लेटर में, उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अंडरस्टैंड करते हैं ना चीज़ों को ठीक से, तब आप रिकॉल कर पाएंगे। सिर्फ फैक्ट्स 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 लर्न करके कुछ भी रिकॉल नहीं होगा। My lord, I do here, in the name of all the learned and polite persons of the nation, complain to your lordship as first minister that our language is extremely imperfect। तो पहली बात तो ये कि स्विफ्ट को लगता था लैंग्वेज इम्परफेक्ट है, that its daily improvements are by no means in proportion to its daily corruptions। इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, राइट, कुछ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ करप्शन यानी कि डाउनफॉल भी हो रहा है। That the pretenders to polish and refine it have chiefly multiplied abuses and absurdities, and that in many instances it offends against every part of grammar। ग्रामर, वोकेबलरी कुछ भी ठीक से इम्प्रूव, पॉलिश और रिफाइन नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रहा है लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट और पॉलिशिंग के नाम पर। रेमेडी भी प्रपोज की, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम बताई, रेमेडी भी प्रपोज की। द रेमेडी ही प्रपोजेस इज एन एकेडमी, दो ही डज नॉट कॉल इट बाय दैट नेम। एकेडमी नाम वो नहीं देते। इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर लैंग्वेज, आई कंसीव माई लॉर्ड दैट अ फ्री जुडिशियस चॉइस should be made of such persons as are generally allowed to be best qualified for such work। कुछ लोगों की एक combined group बनाया जाए, कुछ लोगों का जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हो, without any regard to quality, party or profession, right? These to a certain number at least should assemble at some appointed time and place and fix on rules by which they design to proceed। What methods they will take is not for me to prescribe। तो वो लोग बेहतर जानते हैं, जो भी इकट्ठा होंगे अपने अपने फील्ड के परफेक्शनिस्ट, की लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है। कहीं पर कोई टाइम और प्लेस अपॉइंट किया जाना चाहिए जहाँ पर वो मिल सके, एक पर्टिकुलर टाइम पर लैंग्वेज रिफाइनमेंट को डिस्कस कर सकें। स्विफ्ट के प्रपोजल के रिस्पॉन्स में क्या क्या लिखा गया, लेट अस सी दैट। रिफ्लेक्शंस ऑन डॉक्टर स्विफ्ट्स लेटर टू द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड अबाउट द इंग्लिश टंग बाय जॉन ओल्डमिक्सन। स्विफ्ट के लेटर को किसने रिप्लाई किया या किसने रिफ्लेक्ट किया, दैट कैन बी योर क्वेश्चन, मिस्टर ओल्ड मिक्सन। Much in 35 pages is a personal attack on Swift, in which he quotes passages from the Tale of Tub। Tale of Tub एक religious allegory है written by Swift, और उन्होंने बताया कि this is the example of vulgar English to show that Swift was no fit person to suggest standards for the language। Swift कौन होते हैं, उनकी तो खुद की लैंग्वेज थोड़ी सी वल्गर है। वल्गर का मतलब आजकल के वल्गर जैसा नहीं होता, इट इज़ करप्टेड एंड नॉट रिफाइंड लैंग्वेज, ये मतलब हुआ करता था वल्गर का वंस अपॉन अ टाइम। एंड ही रिडिक्यूल्स द आइडिया दैट एनीथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम चेंजिंग। आई शुड रिजॉइस विद हिम इफ अ वे कुड बी फाउंड आउट टू फिक्स आवर लैंग्वेज फॉर एवर। तो वो कहते हैं कि मैं भी स्विफ्ट के साथ चलूंगा और मुझे खुशी होगी अगर कोई तरीका ढूंढा जा सकता है लैंग्वेज को फिक्स और रिफाइन करने का, लेकिन स्विफ्ट इज नॉट अ फिट पर्सन टू सजेस्ट समथिंग लाइक दैट। एकेडमी का ऑब्जेक्शन भी हुआ। Johnson, Ben Johnson's view apparently had a decided influence after the publication of his dictionary 1755 ईयर याद रखना है आपको।
advocacy of an academy became less frequent. Instead, we find his views reflected in the opinions expressed by other writers. Thomas Sheridan, जो कि उस टाइम के पॉपुलर राइटर थे, in his British Education published a year later, says the only scheme hitherto, यानी कि till now, अब तक proposed for correcting, improving and ascertaining our language has been the institution of society for that purpose, kind of an academy you can say. But this is liable to innumerable objections, nor would it be difficult point to prove that such a method could never effectually answer the end. तो ऑब्जेक्शंस भी हुए, और ऑब्जेक्शंस जब होंगे तो सब्स्टिट्यूशन भी तो आएंगे, कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए. देखते हैं वो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं. In 1724, there appeared an anonymous treatise on the many advantages of good language to any nation, with an examination of the present state of our own. तो ये ट्रिटाइज जो था ये एनोनिमस था, वी डू नॉट नो कि किसने लिखा है. 1729 में थॉमस कुक ने भी कुछ पब्लिश किया है. प्रपोजल्स फॉर परफेक्टिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, जो ये प्रपोजल था, मेनी एडवांटेजेस ऑफ अ गुड लैंग्वेज टू एनी नेशन, दिस वाज एनोनिमस, बट प्रपोजल्स फॉर परफेक्टिंग द इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन बाय थॉमस कुक. एक एक चीज नोट कर लीजिए, एक लाइन में ही नोट कर लीजिए चाहे, लेकिन एग्जाम में रिकॉल हो जाए, इस तरीके से अपने पॉइंट्स को लिखिए. The reforms he suggests extend to the changing of all strong verbs to weak. Strong verbs की मैंने आपसे बात की थी previous videos में, अभी डिटेल में नहीं कर पाएंगे. The formation of all plurals of nouns by means of s और es. बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं ना, जैसे कि ox का oxen होता है, es में end नहीं होता है, right? Child का children होता है, और en में end होता है, es में end नहीं होता, right? तो उन्होंने कहा कि प्लूरल्स को फिक्स कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को वीक बना दिया जाए, और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव थोड़ा सा इजी हो जाए, ओनली विद मोर एंड मोस्ट. तो मोर और मोस्ट, मोर टॉल, मोस्ट टॉल, ये सजेशन उन्होंने दिए. कुक वॉज बोथ एन आइडियलिस्ट एंड एन ऑप्टिमिस्ट, बट ही डिड नॉट पुट हिज फेथ इन एकेडमिक्स. अपने व्यू पॉइंट्स तो उन्होंने प्रोवाइड किए, लेकिन एक एकेडमी की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, उसमें उनका फेथ नहीं था. थॉमस कुक के व्यूज हमने देख लिए, और देखते हैं और क्या क्या हुआ. द टू ग्रेटेस्ट नीड्स स्टिल फेल्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेमेंटेड वर फॉर अ डिक्शनरी एंड अ ग्रामर. अगर एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, बेंचमार्क मानने के लिए, सारे करेक्शंस को चेक करने के लिए डिक्शनरी और ग्रामर आ जाएगी, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, रिफाइंड एंड फिक्स. Without these, there could be no certainty in diction and no standard of correct construction. The one was supplied in 1755. इस डिक्शनरी के बारे में तो हम जानते ही हैं. The other in the course of next half century by early grammarians. तो धीरे धीरे और डिक्शनरीज भी प्रिवेल होने लगी, but this remains the best and most known, most popular. डिक्शनरी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. पब्लिकेशन इन 1755 ऑफ अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय Samuel Johnson in 2 folio volumes was hailed as the great achievement, and it was justly so regarded when we consider that it was the work of one man laboring almost without assistance for a short space of 7 years. 7 साल के गैप में उन्होंने ये डिक्शनरी लिखी थी. 7 साल लिए थे डिक्शनरी लिखने के लिए, 7 years he took, और that too without any assistance, so that is a remarkable achievement. जॉनसन के कॉन्टेम्प्रेरी राइटर रिचर्ड शेरिडन क्या कहते हैं, लेट अस सी. 1756 में शेरिडन ने लिखा, If our language should ever be fixed, he must be considered by all posterity as the founder and his dictionary as the cornerstone. Of course, वो सैमुअल जॉनसन की बात करें, और बॉसवेल जो कि जिन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी, he was apparently expressing the opinion of his age when he spoke of Johnson as the man who had conferred stability on language of his country. तो ये स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, कौन सा किसने बोला था, किसके लिए बोला था, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए. नेक्स्ट टॉपिक, 18th century grammarians and rhetoricians. Rhetoricians वो सभी लोग जो लैंग्वेजेस के बहुत डीप डाउन रूल्स को, जैसे कि लिटरेरी डिवाइसेस, उन सबको डिसाइड करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. ग्रामेरियंस जो कि ग्रामर को कंट्रोल और डिसाइड करते हैं. ओकेजनल राइटर्स लाइक जॉन वेलिस, ग्रामेटिका, लिंगुआ एंग्लिकन, ये इन्होंने लिखी है 1653 में. रिकॉग्नाइज दैट द प्लान ऑफ लैटिन ग्रामर वाज नॉट वेल सूटेड टू एग्जिबिटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश.
लैटिन लैंग्वेज की ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज को सूट नहीं करती, बट नॉट अंटिल द 18th century generally speaking was English grammar viewed as a subject deserving of a study in itself। धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर ऐसी बन गई कि उसकी ग्रामर के अलग से अपने खुद के बहुत से रूल्स होने लगे जो कि लैटिन से हटकर थे। 1760 का डेकेड भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। 1761 में बहुत ही फेमस स्कॉलर जोसेफ प्रीस्टली ने रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज की और खुद की इंडिपेंडेंस, टॉलरेंस और गुड सेंस शो की। 1784 में नोआ वेबस्टर ने अ ग्रामेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश किया, जिसको कि अमेरिका में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली रादर देन इंग्लैंड। इसके साथ ही साथ दो और राइटिंग्स को मेंशन करना जरूरी है। पहला है जॉन विल्किंस का एसे टुवर्ड्स अ रियल कैरेक्टर एंड अ फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफी पॉपुलर है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोपोगेट करने के लिए। और जेम्स हैरिस का हर्मिस 1751। ईयर याद रखिए, नाम याद रखिए, पब्लिकेशन का नाम याद रखिए, राइटर का नाम याद रखिए, एंड यूर डन। अभी हमने सब पब्लिकेशंस के बारे में जाना। अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि ग्रामेरियंस जिन्होंने ये सब कुछ पब्लिश किया उनका एम क्या था और क्या ऑब्जेक्टिव, क्या गोल लेकर वो सब चल रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से पॉपुलर और इन्हांस किया जाए। नोट मेकिंग में बार बार स्ट्रेस करती हूँ आप सबको, नोट मेकिंग जरूर करिए और हैंड रिटन होनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट पीडीएफ फ्रॉम हेयर एंड देयर। पीडीएफ होती है ना, वो पाइलअप होती चली जाती है। नोट मेकिंग होगी जो कि आप एटलीस्ट वन टाइम तो अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, दैट आई एम श्योर। और जब इतना एफर्ट कर ही लिया होगा तो आपका फिर बाद में मन करेगा कि उसी मेहनत को रेफर किया जाए, अपने नोट्स को रेफर किया जाए, एंड दैट रियली विल बी फ्रूटफुल। आप लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बार बार स्ट्रेस करती थी, नोट मेकिंग करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। और जिसने भी नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर हम लोग रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पहले मैं आप लोगों को टॉपिक और वीडियो दे देती हूँ कि इस वीडियो का कल टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट डे आई कंडक्ट स्मॉल टेस्ट ऑफ दैट सेम टॉपिक। प्लेलिस्ट के बारे में दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखिए और क्रोनोलॉजिकली सभी वीडियोस अरेंज है, उनके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते चलिए, एंड अ ग्रेट गुड लक। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 9 का नेक्स्ट वीडियो में, द अपील टू अथॉरिटी। सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा।